एज आपने बताई 28 ईयर्स है ना, 28 साल। अब आपका मेन क्वेश्चन क्या है, मतलब आप ट्रांसप्लांट के लिए आए हैं या कि आप अभी दुविधा में है कि करना क्या चाहिए? बस आपसे ही, वो तो आप ही गाइड करोगे क्या बेस्ट रिवाइवल के लिए। अच्छा ठीक, नीचे देखिए। और अभी करंटली जो आपका हेयर फॉल है वो कितना है, लाइक कितने स्ट्रैंड्स दिन में गिर जाते हैं? स्टार्टिंग में तो काफ़ी थे, 3-4 साल पहले से स्टार्ट हो गया था। तो अब मेरे को इतना नोटिस में, जैसे आप आगे से, अगर मैं अभी आपकी जो कंडीशन है अगर हम इसको देखें तो ये ग्रेड 3 और 4 के बीच में आप पहुंच चुके हैं, ठीक है, जिसको हम बॉल्डनेस बोलते हैं, है ना। अब जो ये फ्रंट में जो आपका लॉस हो चुका है ना, यहाँ पे कोई चांस नहीं है किसी भी तरीके से बाल आने का, राइट। यहाँ पे तो ट्रांसप्लांट मैंडेटरी है एक लुक उठा के लाने के लिए, लेकिन जो पीछे वाले बाल हैं इनको हम स्टिमुलेट करके, इनको अभी, इनकी लाइफ अभी बाकी है, तो इसमें हम कर सकते हैं। तो वी हैव 2 ऑप्शंस। जो फ्रंट वाला एरिया है यहाँ पे आपका ट्रांसप्लांट होगा, है ना। ग्रेड, अगर मैं इसको डायरेक्टली देखूँ जितना लॉस है तो ग्रेड 3 बॉल्डनेस है, मतलब जो ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस होता है इनटू 1000, ये फार्मूला होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 3000 ग्राफ्ट आपके ये फ्रंट एरिया में लगेंगे। और अगर आप पूरा करवाना चाहते हैं, लाइक हर तरफ से डेंसिटी ओके करवाना चाहते हैं पीछे भी, तो फिर हम अप्रॉक्सीमेटली 4500 तक, 4000 से 4500 तक ग्राफ्ट हम पीछे लगा देंगे, राइट। ये पूरी जोन आपकी कवर होएगी। ट्रांसप्लांट में हम लोग क्या करते हैं, ये वाला एरिया जैसे आपका है इसमें हमने प्रॉपर ट्रांसप्लांट कर दिया, तो ट्रांसप्लांट के साथ हम लोग PRP या GFC जो भी आपके पैकेज में रहेगा वो 1 साल के लिए हमारा वो बीच में रहता है, दैट्स इंक्लूडेड। तो डुअल बेनिफिट हो जाएगा, ट्रांसप्लांटेड रूट्स आएंगी और ये आपका स्ट्रांग हो जाएगा। और पूरा ही अगर अपने को उठा के लाना फ्रंट टू बैक, फिर आपका फुल हेड ट्रांसप्लांट होगा अप्रॉक्सीमेटली 4500 ग्राफ्ट्स तक का। अगला क्वेश्चन ये आ जाता है कि आर यू मैरिड? नहीं जी, मैरिड नहीं है। फिर मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप अभी जो फ्रंट एरिया है वहाँ पे ट्रांसप्लांट करवा के, और पीछे वाले एरिया पे जो हमारे पैकेज के अंदर चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं वो सारी हम आपको गाइड कर देते हैं। तो ऑल इन ऑल आफ्टर गैप ऑफ 7-8 मंथ्स आपकी एक अच्छी लुक आ जाएगी, ओवरऑल सिमेट्रिकल लुक आ जाएगी। और अगर आप जितना है इसी से संतुष्ट हैं कि मेरा इतना टिक जाए बस, फिर मेडिसिन और सीरम्स और वो सारी चीज़ों से आपका हम इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। लेकिन फ्रंट वाले एरिया में जैसे पिक्चर्स में या किसी भी चीज़ में, वो लाइव उसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, है ना। और डिफरेंस आएगा भी तो ये एरिया में स्ट्रेंथ आ जाएगी, उठ जाएगा थोड़ा सा, और आगे फिर बॉल्डनेस थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई देगी फिर आपको, क्योंकि कंपैरिजन में पीछे वाला हिस्सा स्ट्रांग हो जाएगा। तो ग्रोथ भी होगी जो पीछे का हिस्सा है, हाँ, ग्रोथ भी ग्रोथ आएगी, जो फॉल है वो भी रुक जाएगा। हाँ, वो तो ईजी है, वो तो मेडिसिन और सीरम वगैरह से हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जो सामने वाली लुक है या जो फोटोग्राफ्स के अंदर या जो हम एक ओवरऑल हम अपनी वो पर्सनैलिटी देखते हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा देखने में डिफरेंस नहीं आएगा, पर सब्जेक्टिवली आपको लगेगा कि हाँ यार अभी ये डेंस हो गया, भी प्रॉपर इसमें स्ट्रेंथ दिख रही है। तो अगर अब जैसे आगे पीछे का हिस्सा जो भी है वो हम उसको अभी लेके चलते हैं, वो करवा लेते हैं, तो आगे का तो बाद में भी हो जाएगा या इकट्ठा ही आप सजेस्ट करते हैं? ट्रांसप्लांट की जो बात करें, हाँ जी, अब ऐसे देखो उसमें डबल खर्चा है ना आपका। अगर मैं अभी सिर्फ आपको मेडिसिन और PRP या GFC का एक शेड्यूल देता हूँ, मान लीजिए, तो PRP अंदाज़ा सा पकड़ के चलो आप के 9000 रुपये का पैकेज बनता है 3 महीने का, 3000 1 महीने का PRP पड़ती है पैकेज में, 2+1 का जैसे रहता है। अदरवाइज 4500 हम लोग लेते हैं उसके। तो अगर हम PRP करते हैं और प्लस मेडिसिन चलाते हैं साथ में, तो 5 से 6 महीने में जो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा, तो अंदाज़ा 25,000 रुपये आपके इसमें खर्च हो जाएंगे। और सेटिस्फेक्शन फिर नहीं आएगी जो फ्रंट से आनी चाहिए। अगर हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो ट्रांसप्लांट में सीधा सीधा ये वाली आपकी जो PRPs वाली कॉस्ट है वो माइनस होगी, और ट्रांसप्लांटेड रूट्स को भी मेडिसिन तो चाहिए, सीरम्स चाहिए। तो कुल मिला के अगर हम ट्रांसप्लांट के साथ कंबाइन करते हैं तो हमारी जो मोटिवेशन लेवल है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा एज़ कम्पेयर टू कि हम खाली सीरम और मेडिसिन पे जाएँ। अब इसमें हमारा डबल खर्चा है। तो उसमें कितना पैकेज आप? हाँ, वो सारा ना अब अभी आपको जो नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स के हिसाब से 3 हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो अपना जो ट्रेडिशनल FUE डेंटल मोटर से होती है, बीच में नियो प्लेटिनम FUE मिडल वाला सेगमेंट है हमारा, जो टॉप एंड पे आता है दैट इज़ नियो DHT। तो अभी जो हमारे मैनेजर हैं वो आपको सारी डिटेलिंग कर देंगे कि अगर ये तीनों चीज़ें आप करवाना चाहते हैं तो कैसे रहेगा। ठीक, अगर आप इसी लुक से संतुष्ट हैं, थोड़ा सा पीछे वाला हेयर फॉल अपना कंट्रोल करना चाहते हैं पहले, उसका भी आपको बता देते हैं, एंड जो कॉम्बो होएगा उसका भी आपको डिटेल देते हैं। ठीक है। तो जो ट्रांसप्लांट में करेंगे तो वो उसकी लाइफ या क्या उसका कैसे रहता है? गुड क्वेश्चन। अभी ये देखो, इसको ऐसे समझो स्टोरी को, मान लो आपने अभी इस स्टेज पे कुछ भी नहीं कर रहे, या आपने पहले भी पास्ट में कुछ नहीं किया,
ठीक है ना। हेयर फॉल तो आपका 5-7 साल पहले स्टार्ट हुआ होगा, 3-4 है ना, धीरे धीरे पीछे जा रही है। वो वाली प्रोसेस को रोकने के लिए जो मैंने पहली ऑप्शन बताई कि हम PRPs और मेडिसिन और वो सारा कुछ करेंगे तो ये आपका टिक जाएगा। रीग्रोथ आएगी केवल ट्रांसप्लांट से। अब ट्रांसप्लांट हमने कर दिया, अब ट्रांसप्लांटेड रूट्स की जो लाइफ है वो कितनी रहेगी, वो इस चीज़ पे निर्भर करता है कि आप उनको कितना प्यार से पकड़ के रखते हो। ट्रांसप्लांट हिट एंड रन वाला मामला नहीं करना अपने को। जैसे आप तेल लगाते हो तो हम खाली एक आपको सिंपल से सीरम दे देंगे कि भाई 3-4 महीने तो सप्लीमेंट्स वगैरह सब चलते हैं, आफ्टर 3 to 4 months फिर हम आपको खाली एक सीरम दे देंगे। वो आपने रोज रात को लगाना है, मतलब एक सीरम की बॉटल 60 ml की होती है, तो आप 1 से 1.5 ml भी लगाते हो दिन में एक बार, तो तकरीबन 1.5 महीना आपकी वो चलती है। एक आधा दिन बीच में स्किप हो गया तो कोई खास बात नहीं है। वो और डर्मा रोलर 2 चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करते हो तो फिर इनकी लाइफ उतनी है जितनी आप चाहते हो। लेकिन अगर कुछ भी नहीं किया आपने तो पहला तो ये होगा कि ये चले जाएंगे, मान लो हम आगे ट्रांसप्लांट करते हैं तो ये चले जाएंगे, तो फ्रंट वाला आपका सिर्फ एक गुच्छा जो यहाँ पे लगा हो वो दिखाई देगा, और कोई सीरम नहीं कुछ नहीं, तो ये भी धीरे धीरे करके 3 to 4 years में बारीक हो जाएंगे। गायब नहीं होंगे पर पतले पड़ जाएंगे। जो आपकी एक लुक आप शुरू में आई थी वो नहीं रहेगी। तो आप इसको जितना मेंटेन कर लोगे, जितना लंबा समय तक आप इसमें एफर्ट डालोगे, आपका ये उतने लंबे समय तक चल जाएंगे। क्या सीरम वगैरह कंटिन्यूस लगाना पड़ेगा? हाँ, वो लगाना, मेंटेनेंस है इसकी। आपने ये नहीं समझ के ट्रांसप्लांट करना के, क्योंकि जो पुराना कंसेप्ट था उस पर हमने भी बहुत प्रैक्टिस करी है पहले, जब हम सीख के आए थे बाहर से, तो वहाँ यही बताया जाता था कि भैया ये DHT रेजिस्टेंट है, इनको उठा के यहाँ लगा दिया तो जीवन भर ये नहीं जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है। तो उसके बाद ही हमने ये सारी जो डेवलपमेंट है, रिसर्च करी सीरम्स की और मल्टीविटामिन्स की, वो सारे जो कॉम्बिनेशंस बनाए उसी पे बेस बनाए। अगर वो ऐसे टिक जाता, मान लो अपने ज़रूरत नहीं, तो फिर हमें भी एफर्ट लगाने की क्या ज़रूरत है, खाली ट्रांसप्लांट करें और ख़त्म। सीरम्स वगैरह आपके अपने मतलब? हाँ, हम जो जैसे डेवलप करते हैं, जो हमारी अपनी डेवलपमेंट है, उसमें हम सिर्फ एक ही चीज़ का रखते हैं कि जो, क्योंकि फ्रंट एंड पे हम ही लोग सेल कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी है, उसकी एश्योरेंस 100% होनी चाहिए। वैसे तो मार्केट में मिलते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, अमेजोन पे इधर उधर दाएं बाएं, हाँ का पता नहीं, मतलब हैं भी नहीं भी, मैं ऐसे नहीं कहता सारे चोर हैं, बट ये है कि मेरे एक्सपीरियंस में वो देखो आपकी गाइडेंस में आए हैं तो मतलब वो तभी तो सीरम्स हमारे पास, ये चीज़ें, हाँ सीरम्स हमारे पास भी अवेलेबल हैं। उसके कंपेरेबल जो मॉलिक्यूल्स हैं, आप उसको देख के रिसर्च करके एक आधा प्रोडक्ट बाहर से लेकर ट्रायल करके अगर आपको ठीक लगता है तो यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो। वो कोई मैंडेटरी नहीं है कि भाई आपने हमारा ही यूज़ करना है। इसमें जैसे आप कह रहे हो कि आगे के ट्रांसप्लांट करते हैं, हाँ, तो पीछे के मेडिसिन से वो फिर आगे कभी करवाना पड़ेगा उसमें ट्रांसप्लांट, या वो मेंटेन? अगर आप पीछे पड़े रहोगे, अगर आप लगाते रहोगे सीरम सूरम सर, अभी पीछे भी क्लाइंट गए ना बाहर, अब वो 5 साल से हमारे साथ संपर्क में, मतलब 2020 से वो लगे हुए इसी उसमें। अच्छा, उनका ये था कि सर ट्रांसप्लांट कभी चलो नौबत आएगी तो करा लेंगे, बट तब तक मैं अपना एफर्ट लगाता रहता हूँ। तो आ जाते हैं तो वो एक बार रिस्पॉन्डिंग ग्रुप में उनकी हेयर लाइन ठीक है, बनी हुई आगे बाउंड्री है, तो उनके ठीक हो जाता है सारा कुछ। भूल जाते हैं बीच में तो फिर चले जाते हैं, फिर लौट के आ जाते हैं। तो उनका ऐसे चल रहा है अभी तक। तो अगेन वही सेम फंडा है कि आप पीछे वाले रूट्स को अगर अपने लेवल पे मेंटेन कर लोगे, सीरम वगैरह लगा लोगे, ऑब्वियसली गाइडेंस तो हम लोग की रहेगी, है ना, विटामिन्स वगैरह मेंटेन कर लोगे तो टिके रहेंगे। मतलब अगर कुछ भी नहीं करते ट्रांसप्लांट तो जितने हैं उतने मेंटेन रहेंगे, ये कह रहे हो? वो भी मतलब लॉन्ग रन में मेडिसिन चलती हैं, कितने टाइम का कोर्स होता है, कैसी रहता है? सीरम तो देखो सीधी सी बात है, बस वही है। बाकी उसके अलावा मेडिसिन में सिर्फ हम लोग सप्लीमेंट्स पे फोकस करते हैं कि बॉडी में विटामिन लेवल्स आपके प्रॉपर रहने चाहिए, प्रोटीन इंटेक आपका ठीक रह जाए, विटामिन लेवल्स ठीक रह जाए, बस वो उतना ही फोकस होता है। उसके अलावा कोई और जैसे ड्यूटासिराइड है, फिनेस्टेराइड है, जो आपकी सो कॉल्ड सेक्सुअल लाइफ पे असर डालते हैं या हार्मोन्स के साथ करते हैं, वो भी हम देते हैं, बट बड़े उस केस में जो रेजिस्टेंट होता है, यानी कि जहाँ पे हमारा सीरम से काम नहीं चल रहा, बाई चांस उम्र बहुत छोटी है, जैसे अभी 28 ईयर्स बताया ना आपने, तो मान लीजिए अब यही वाली सिचुएशन 22 साल में लेके आ जाए फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब जीन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है इनका, तो उसको थोड़ा सा दबा के रखने के लिए, हार्मोन्स को थोड़ा सा प्रेशराइज करने, तो माइल्ड उसके अंदर हम बीच में वो डाल देते हैं, बट नॉट इन एवरी केस, है ना। कॉज वैसे कैसा है? ये जेनेटिक है जी, जेनेटिक है। जेनेटिक तो मतलब जैसे इस स्टेज में, मतलब जो मैंने देखे हैं अभी, हमारे कभी इतना मैंने मतलब देखा नहीं है, इतनी जल्दी स्टेज पे नहीं आए हैं, ठीक है कि ओल्ड एज में आके तो हो जाती है। मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अब चलो हम कहते हैं कि अच्छा जीन्स ऐसे ट्रैवल नहीं करती, जीन्स ऐसे नहीं ट्रैवल करती कि पिताजी को है तो मेरे को हो गया, जीन आपके पीछे दादा से, नाना से, कहीं से भी जंप मार के यहाँ पे आ जाएगी। अब जेनेटिक एक्सप्रेशन अर्ली हो गया, अब मतलब 20-21 साल में बच्चे जो हैं वो पूरा ग्रेड 6 बॉल्डनेस लेके आ रहे हैं, हो गया, स्ट्रेस है, लाइफस्टाइल है, बहुत सारी चीज़ें हमारी गड़बड़ा गई हैं। इनके केस में कैसे हम कह सकते हैं कि जेनेटिक है? एक लेमैन की भाषा में बताते हैं। मान लो आप कहते हो यार मेरे को ना स्ट्रेस थी,
पीछे कोई स्ट्रेस रही, या मेरा पानी बदल गया, या मेरा खाने का ध्यान नहीं रखा, या कुछ भी ABCD कोई रीज़न लगाओ, तो फिर नीचे देखो, फिर सिर्फ इन्हीं पे क्यों असर आया, ये क्यों नहीं गए, या दाढ़ी वाले क्यों नहीं गए। दिस इज़ कॉल्ड मेल पैटर्न बॉल्डनेस। जहाँ पैटर्न आ गया अपना, तो पैटर्न का मतलब ही ये है कि ये जेनेटिक है, एक खास यहीं से जा रहे हैं, साइड हमारी इंटैक्ट है, सिंपल ये मेल पैटर्न बॉल्डनेस। अब जीन्स कहाँ से आई हैं वो तो हम पीछे अपनी हायरार्की देखेंगे, पेडिग्री ट्री देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जेनेटिक रीजन हो गया, और कोई लाइफस्टाइल का रीजन भी। लाइफस्टाइल में सिर्फ ट्रिगर्स होते हैं, ट्रिगर्स किस तरह, सिर्फ ट्रिगर्स। जैसे कि मान लिया कि जीन आपके अंदर है, अब कोई स्ट्रेसफुल इवेंट आ गया, भगवान नहीं करे किसी का रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, या ऐसी कोई स्ट्रेस आ गई, कोई एग्जाम या कुछ भी, किसी भी तरीके का स्ट्रेस मान लो, तो आजकल डे टू डे वाली कुछ नहीं कहती, वो भी आजकल वो ज़्यादा ही लेते हैं, वही आता है वो भी। डे टू डे वाली कुछ नहीं कहती, जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है विच इज स्ट्रेस्ड ओवर लाइक 3 और 4 months, वो वाली स्ट्रेस 100% अगर जीन प्रेजेंट है तो उसको ट्रिगर कर देगी, मतलब उसका बटन दबा देगी उसका, तो वो आना शुरू हो जाएगा। तो इस ट्रांसप्लांट के बाद हम लोग क्या एडवाइस करते हैं कि बाई चांस ऐसा कोई फेज़ आ रहा है, आपको पता है कि मेरा एग्ज़ाम आने वाला है, कुछ भी लाइफ में ऐसा कोई दिक्कत आ रही है, फिर सीरम्स और इन सब चीज़ों पे फिर पूरा अपनी ताकत झोंक दो, तो वो फेज़ आउट हो जाएगा, ठीक है ना। उसको मेंटेन हम उससे कर सकते हैं। गैस्ट्रिक इशू है, IBS है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको कि हम समझते हैं कि यार कुछ भी है मान लो, तो उसमें हम खाली ब्लड टेस्ट कराएंगे, अगर हमारे विटामिन्स और बाकी पैरामीटर्स ठीक हैं तो फिर वो पड़ी रहे, उसमें हमें कोई मतलब नहीं है। अब जैसे IBS है, किसी को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है ना, ये पेट में वैसे ही गड़बड़ रहती है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, या है ना, उसमें क्या होता है कि हमारी जो विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन है वो उसमें दिक्कत आ जाती है, तो वहाँ फिर हमें रूट कॉज के ऊपर अटैक करना पड़ता है, तो उसका भी आता है। हाँ, मतलब विटामिन्स अंदर नहीं जाएंगे, आप खा भी रहे हो पर अंदर पहुँचे नहीं, अब नहीं पहुँचे तो फिर आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर दिखाएंगे, फिर ऊपर ये रहता है। ठीक है जी, हाँ जी। तो हम आपको दोनों ही ऑप्शंस का, ठीक है, उसमें क्या रहता है, तीनों जो कैटेगरीज हैं हमारी, उनका सारा इंस्ट्रूमेंटेशन, वो हर एक चीज़ हमारे मैनेजर आपको पूरा क्लियर कर देंगे। बेस्ड अपॉन दैट देन यू कैन टेक योर डिसीजन। ठीक है, जैसे हम जो भी ट्रीटमेंट देंगे, चाहे ट्रांसप्लांट का या जैसे कोई वेदर का भी कोई इशू नहीं, वेदर का कोई इशू नहीं। हमारे तो वेदर हर महीने चेंज होता है, ऐसा ना, वेदर का एब्सोल्युटली कोई इशू नहीं होता, क्योंकि हम लोग सिंपल सा लॉजिक है, आपने ट्रांसप्लांट कराया, अब ये तो नहीं होगा कि आप सीधा जाके एकदम अपने आप को एनवायरनमेंट को एक्सपोज कर दोगे। मान लो आपका सर्दी का माहौल है तो आप अंदर हीटर लगा के बैठोगे, आपने गर्मियों में कराया तो आपका AC चल रहा होगा, ईदर ऑफ द वेज। तो हमें शुरू के 3-4 दिन का ही मसला होता है, उसके दौरान आपको अपने आप को, ऑब्वियसली तो हर बंदा करेगा ही करेगा, तो उसके बाद सर्जरी या कुछ भी आप उसके बाद कोई लेना देना नहीं है, उसके बाद कुछ नहीं है। वो लोग डरते हैं गर्मियों में जी पसीना आ जाएगा, पसीना वही कहीं वो हो जाता है कि इन दिनों में कराना ठीक है, इन दिनों में नहीं, उसका कुछ नहीं, पूरा साल करते हैं हम लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो मतलब बस इतना ही होता है कि वो अपनी पर्सनल कुछ लोग क्या है कि ट्रांसप्लांट करवाते हैं पर बताना नहीं चाह रहे होते हैं, तो उनको कैप का एक बहाना मिल जाता है, सर्दियों में कराया था जी, ढक के और निकाल लिया। ना, हमारी तरफ से कुछ नहीं, कोई नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने कईयों को देखा वो कैप वगैरह लगा के, फिर वो अपनी चॉइस है, डॉक्टर ने सजेस्ट किया जी, या वैसे कहते नहीं, ऐसा 2 महीने लगा के रखना, 3 महीने लगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब सिंपल सी बात है, जो पुलिस में है बंदा, एयरफोर्स में है, आर्मी में है, वो मेरी थोड़ा सुनेगा लॉजिक ही नहीं है कोई। 5वें 6वें दिन मतलब इट्स अलाउड फ्रॉम आवर साइड, देन रेस्ट इज योर चॉइस। अगर आप ऐसे कंफर्टेबल हो तो ऐसे ठीक है ना, वो आपकी चॉइस है उसमें। तो ये वाला है ऑप्शंस, अब आपने डिसाइड करनी है, तो उसके बेस्ड हम आपको प्राइसिंग वगैरह सारा समझाए थे। बस वही ओवरव्यू तो वही है कि अगर ये मेंटेन करने हैं तो मेडिसिन हैं, नहीं तो फिर आप ट्रांसप्लांट दोनों मिक्स एंड मैच हो जाएगा ना, फ्रंट के आप कर लो, बाकी मेडिसिन से हो जाएगा पीछे के। जो एक सेटिस्फेक्शन आएगी ना, देखो दवाई तो आप तभी लगाओगे जब आपके मन में ये होगा कि हाँ यार इसका रिजल्ट भी दिख रहा है। अब आपको सामने से वैसे दिखता रहे, लेकिन मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप आगे के तो कर दोगे, कोई ये ना हो कि दोबारा पीछे के हमें कहें कि अगर आप नहीं संभालोगे अच्छा तो वो जाएंगे ही जाएंगे, वो वैसे भी जाने, चलो फॉलोअप करेंगे, हाँ फॉलोअप कर लोगे तो फिर टिके रहेंगे, फिर 5-7 साल निकाल लेंगे, ठीक है, धक्का लगा के, क्योंकि जीन को तो हम निकाल नहीं सकते, है ना, स्लो डाउन कर सकते हैं प्रोसेस को, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है कितना एग्रेशन से आप उसके पीछे पड़ते हो, वो जितना आप कर लोगे मतलब वो चलो कभी 5-7-8 साल बाद फिर दोबारा तो कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है उसमें, क्या दिक्कत है। ठीक है ना, कोशिश ये रहनी चाहिए कि जितना, क्योंकि ये अपना FD है, फिक्स डिपॉजिट है ये, अच्छा एक बार पीछे से निकल गए तो बड़े हिसाब से खर्चा करना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए मैं हेयर लाइन वगैरह इस तरीके से डिज़ाइन करता हूँ कि कम ग्राफ्ट्स में लंबा समय निकल जाए,
ताकि कल को हमें ज़रूरत पड़े हमारे पास फिर भी कुछ ना कुछ। ट्रांसप्लांट कैसे करते हैं, मतलब ये वो सारा आपको अभी वो सारी डिटेल आपको भी दे देंगे कि समय कितना लगेगा, क्या रेस्ट है, क्या कुछ है, वो सब आपको बताएंगे भी। उसके अनुसार फिर आप अपना जो भी ठीक है आपका लाइफस्टाइल है, जो भी काम करते हो, तो बीच में आपने उसकी फिर सेटिंग कर लेनी है। ठीक है ठीक है ठीक है जी। ठीक है।